नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और न्यूज पंच में खबरें वो होती हैं जिनमें पंच होता है, जिनमें खबरें वो होती है जिनका सामना आप कर रहे होते हैं, खबरें वो होती हैं जिनका सरोकार आपसे है और जिनका जानना आपके लिए जरूरी है। और न्यूज पंच में खबरों को तथ्यों और आंकड़ों के साथ पेश किया जाता है और इन तथ्यों और आंकड़ों के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिनका सरोकार आपसे है। और खबरें पेश करते हैं हमारे संवाददाता भी, क्योंकि वो तह तक जाते हैं और पहुंचाते हैं आप तक वो खबरें जो परत दर परत आपका जानना जरूरी है। आइए न्यूज पंच की शुरुआत करते हैं और पहली 3 टॉप लाइंस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात होगी पहलगाम की, जहां सबूतों की तलाश में एनआईए, साथ ही साथ आज जम्मू कश्मीर में विशेष सत्र की भी शुरुआत हो चुकी है। बताएंगे आपको इससे जुड़ी तमाम वो जानकारी। और साथ ही साथ खबर होगी राफेल से भी जुड़ी हुई। आसमान का किंग माना जाता है राफेल को, तो भारत में गरजने वाला है राफेल जो खर्जेगा आज, क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच होने वाली है एक अहम डील और इस अहम डील के जरिए भारत के पास आने वाले हैं राफेल। साथ ही साथ जिस तीसरी अहम बड़ी खबर का रुख करेंगे वो है कोर्ट का एक्शन। स्टालिन की बड़ी टेंशन, क्योंकि स्टालिन के 2 कैबिनेट मंत्रियों ने दे दिया इस्तीफा। ऐसे में स्टालिन की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब आगे क्या होने वाला है आपको बताएंगे न्यूज पंच में। तो आइए सबसे पहले खबर शुरू करते हैं और विस्तार के साथ पहलगाम की खबर के साथ शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से राज्य में हलचल अब तेज हो गई है। सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में चप्पे चप्पे की छानबीन कर रहे हैं। सुरक्षा बलों द्वारा लगभग 10 पाकिस्तानियों के घर जमींदोज कर दिए गए हैं और इसके साथ ही देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए लगातार कदम उठा रही है भारत सरकार। और इसी बीच आज जम्मू कश्मीर विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र भी बुलाया गया है। आतंक पर भारत ने डिजिटल स्ट्राइक भी कर दी है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि डिजिटल स्ट्राइक, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, भारत लगातार कड़े एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। और आइए इस वक्त की बड़ी खबर पर भी नजर डाल लेते हैं। और आतंक पर भारत की जिस तरीके से डिजिटल स्ट्राइक नजर आ रही है वो है ये कि भारत ने पाकिस्तान के 16 डिजिटल चैनल जो हैं उस पर बैन लगा दिया है। सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे ये चैनल्स। भड़काऊ, झूठे और भ्रामक बयान प्रसारित करने पर भारत सरकार ने ये एक्शन लिया है। जियो न्यूज, ARY न्यूज, समा न्यूज चैनल इसमें शामिल हैं। तो ये तमाम न्यूज चैनल्स यूट्यूब की चैनल्स हैं जिनको भारत सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि डिजिटल स्ट्राइक, जहां भारत सरकार बड़ा एक्शन लेते हुए नजर आ रही है। और ये चैनल्स भारत के खिलाफ संवेदनशील कंटेंट जो है वो सामने ला रहे थे। और आपको बता दें कि आतंक पर जिस तरीके से भारत की नकेल कसती हुई नजर आ रही है, वहां भड़काऊ, झूठा और भ्रामक बयान प्रसारित करने पर भारत सरकार ने इस समय कड़ा एक्शन लिया। इससे पहले आपको बता दें कि डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हुई थी और अब इस स्ट्राइक को कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये डिजिटल स्ट्राइक है। इस समय हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ गए ताजा जानकारी के साथ। नीरज, आपसे पूछना चाहेंगे कि ये वो कौन से चैनल हैं जिस पर भारत सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है? इसको कहा जा रहा है डिजिटल स्ट्राइक क्योंकि संवेदनशील कंटेंट भारत के खिलाफ ये फैलाया जा रहा था। है वो भारत के खिलाफ ये चैनल फैला रहे थे और यूट्यूब चैनल है। और जिस तरीके से आप देखें कि इन पर जो जानकारियां दी जा रही थी वो निश्चित तौर पर भारत सरकार और यहाँ पर जो भारतीय समाज है उसमें उसका ठीक तरीके से जो संदेश है वो नहीं जा रहा था। और आपको बता दें यही कारण है कि इन चैनलों पर जो बैन है वो लगाया गया है। यूट्यूब चैनल है ये सारे के सारे, और 16 यूट्यूब चैनल जिस पर सेना के बारे में जो जानकारियां हैं वो गलत दी जा रही थी। इसके साथ साथ ही समाज में एक तरीके से विद्वेष फैलाने की जो कोशिश है वो की जा रही थी, जिसमें डॉन न्यूज है, इसके अलावा इरशाद भाटी एक यूट्यूब हैंडल से जो चैनल है वो चलाया जाता है, समा टीवी है, ARY न्यूज है, इसके अलावा बोल न्यूज है, रफ्तार है, द पाकिस्तान रेफरेंस है, जियो न्यूज है, समा स्पोर्ट्स है, GNN है, इसके अलावा उजैर क्रिकेट है, उमर चीमा एक्सक्लूसिव है, आसमा सियाराजी एक यूट्यूब चैनल है, इसके अलावा मुनफ फारूकी है, और सुनो न्यूज और राजी नामा, ये इस तरह के यूट्यूब चैनल हैं जो इस तरह की भ्रामक जानकारियां हैं और भ्रामक जो खबरें हैं वो फैला रहे थे। यही कारण है कि गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद इन चैनलों को, यूट्यूब चैनलों को बंद किया गया है। और इसके साथ साथ ही जो सोशल साइट्स है, चाहे हम नेक्स्ट की बात करें, फेसबुक की बात करें, इंस्टा की बात करें, उन पर भी भारत सरकार लगातार निगाह रखे हुए है। खासतौर से पहले जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद
लगातार गलत तरह की खबरें वहां पर चलाई जा रही थी। नीरज, जिसके साथ साथ जिस तरीके से रिपोर्टिंग के दौरान ये चैनल्स मिलिटेंट्स का इस्तेमाल कर रहे थे शब्द का, इससे पहले हमने देखा था कि अमेरिकी अखबार ने भी इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद ये मिलिटेंट्स नहीं, भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है। ये आतंकवादी है, इन्हें मिलिटेंट्स करार दिया जा रहा था। देखिए, बिल्कुल कड़ी आपत्ति जताई है। बीबीसी जिस तरह की रिपोर्टिंग की है पहलगाम को लेकर आधार जो शब्द है उसका प्रयोग किया गया है और उस पर कड़ी आपत्ति है जो भारत सरकार ने दर्ज की है और कहा है कि वो अपनी रिपोर्टिंग में सुधार करे और तथ्यात्मक रूप से गलत जानकारियां वो करे। अगर वो करता है तो उसके खिलाफ भी बारीक नजर रखी जा रही है और आने वाले समय में एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि देश की भावना से कोई भी चाहे हो वो खिलवाड़ नहीं कर सकता और कोई भी व्यक्ति देश की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं कर सकता। यही कारण है जी, भारत सरकार का ये कड़ा एक्शन, भारत के सौहार्द सद्भावना को कोई बिगाड़ नहीं सकता। ऐसे में भारत सरकार की ये कड़ी टिप्पणी, साथ ही साथ कड़ा एक्शन, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के बाद अब ये डिजिटल स्ट्राइक, जहां पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल पे भारत सरकार ने बैन लगा दिया है। नीरज, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख कर लेते हैं न्यूज पंच में, और न्यूज पंच में अगली खबर जो आ रही है वो जम्मू कश्मीर में विधानसभा का विशेष सत्र जो बुलाया गया है उससे जुड़ी ये खबर है। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले पर जो चर्चा हो रही है उसके लिए ये विशेष सत्र जो है बुलाया गया है और हमले की निंदा का प्रस्ताव पेश होने वाला है। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर का ये विशेष विधानसभा का सत्र तब बुलाया गया है जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है, ऐसे में क्या आज सीएम उमर अब्दुल्ला भी जवाब देंगे चर्चा के बाद? ऐसे में हमले में जान गंवाने वालों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। तो आइए विशेष सत्र के ये ताजा जो विजुअल्स हैं वो सामने आपके आ रहे हैं, जहां हम देख रहे हैं कि विशेष सत्र की शुरुआत हो चुकी है। एक दिन का ये सत्र बुलाया गया है। चर्चा में अहम मुद्दों पर बातचीत होनी है, जहां अब चर्चा में तमाम विधायक जो है वो चर्चा का हिस्सा बनना शुरू हो गए हैं, अपने विचार रख रहे हैं और विचार रखने के बाद इस चर्चा के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला भी इस चर्चा का जवाब देंगे। और आपको बता दें कि सीएम ने उपराज्यपाल से सत्र बुलाने का किया था आग्रह, जिसके बाद इस विशेष सत्र को आज बुलाया गया है। एक दिन का ये सत्र कहीं ना कहीं This House commends the people of Jammu and Kashmir for their extraordinary display of unity, compassion and resilience in the aftermath of attack, the peaceful demonstration across towns and villages, and the spontaneous outpouring of moral and material support towards tourists, reaffirm the people's steadfast commitment to peace, communal harmony and the rule of law. This House endorses the diplomatic measures announced by the Union government on 23rd April 2025 after the meeting of Cabinet Committee on Security. This House is mindful of the sinister design behind the selective targeting of the victims of this attack. It appeals to all sections of the society and in particular the media to not fall victim to this sinister plot by irresponsibly inflaming passions. The needs to remain united in the face of this attempted division cannot be overemphasized. This House earnestly appeals to the governments of all states and union territories of India to ensure the safety, dignity and well-being of Kashmiri students and citizens residing or traveling outside Jammu and Kashmir, and to take all necessary measures to prevent any incidents of harassment, discrimination or intimidation. This House calls upon all political parties, religious and community leaders, youth organizations, civil society groups and media houses across the nation to maintain calm, reject violence and divisive rhetoric and work collectively to uphold peace, unity and constitutional values. Further resolve that this Legislative Assembly of Jammu and Kashmir reaffirms an unwavering commitment to foster an environment of peace, development and inclusive prosperity for all its citizens, and to resolutely defeat the nefarious design of those who seek to disturb communal harmony and progress of the nation and Jammu and Kashmir. पहलगाम में हुई हलाकतों पर
जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में करारदाद पेश की गई कि ये ऐवान 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में बेगुनाह शहरियों के पर किए गए वहशियाना और गैर इंसानी हमले पर अपने गहरे सदमे और गम का इजहार करता है और तहरीक करता है कि ये ऐवान वाज़ह तौर पर। तो आप देख रहे थे जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र की ये ताज़ा तस्वीरें, जहां 10:30 बजे से कार्यवाही शुरू हो चुकी है। चर्चा में हिस्सा लेने के लिए तमाम जो विधायक हैं वो अपनी अपनी राय रख रहे हैं और जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा यहां करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियां हों, सभी राजनीतिक दल हों, इस समय एक साथ आतंकवाद के खिलाफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ लेते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से NIA पहलगाम आतंकी हमले में जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि हमले से जुड़े आतंकी मॉड्यूल की बारीकी से जांच कर रही है इस समय NIA और स्थानीय नेटवर्क की भूमिका की भी जांच की जा रही है। तो NIA की अहम भूमिका इस समय नजर आ रही है, जहां घाटी में आतंकियों के ठिकानों पर लगातार छापे मार रही है NIA और गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए हैं ये आदेश, जहां NIA इस कार्रवाई को अंजाम देती हुई नजर आ रही है। हिरासत में लिए गए हैं संदिग्धों से लगातार पूछताछ की जा रही है, लगातार सवालों के घेरे में है और आपको बता दें कि आतंकी घटना के प्रत्यक्षदर्शियों से हो रही है पूछताछ, यानी कि जो विटनेसेस थे वहां पे उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। साजिश का पता लगाने के लिए सबूतों की तलाश और तेज की जा रही है और आदेश के बाद NIA ने संभाल ली है जिम्मेदारी, गृह मंत्रालय ने यह जिम्मेदारी NIA को सौंपी है, जिसके बाद NIA कड़ी निगरानी करते हुए साथ ही साथ पूछताछ करते हुए जो भी संदिग्ध पाए जा रहे हैं उनको कटघरे में लाती हुई NIA। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि किस तरीके से अब जो भड़काऊ ऐसे इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं उस पर भी रडार जो है वो लगातार तेज होता नजर आ रहा है। नेहा सिंह आपको बता दें लोक गायिका हैं, यूट्यूबर है और उन पर इस समय कड़ा एक्शन लिया गया है। क्यों ये कड़ा एक्शन लिया गया है? क्योंकि उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है, उन पर FIR दर्ज की गई है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली है जो देश के सौहार्द को ठेस पहुंचाने वाली। 11 धाराओं में केस दर्ज कर दिया गया है नेहा राठौर के खिलाफ। नेहा राठौर कई गीत गाती हैं, यूपी का भी एक गीत था जो उन्होंने गाया था, तो काफी फेमस है, काफी लोकप्रिय लोक गायिका है, लेकिन कई बार इस तरीके से अपने विवादास्पद बयान के जरिए वो फंसती हुई नजर आती है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कवि अभय प्रताप सिंह ने ये तहरीर की थी और उसके बाद FIR दर्ज की गई है और सोशल मीडिया पर देशद्रोही पोस्ट करने का आरोप है नेहा राठौर पर, जिसके बाद अब वो फंसती हुई नजर आ रही है। हजरतगंज थाने में मुकदमा जो है वो दर्ज किया जा चुका है नेहा राठौर के खिलाफ और आपको बता दें कि नेहा राठौर का जो ये विवाद है कोई नया नहीं है, विवादों के साथ उनका पुराना नाता कहीं ना कहीं रहा है। आइए जानते हैं, अप्रैल 2025 में नेहा ने करनी सेना पर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा था, तो उत्तर प्रदेश सरकार पर लगातार कहीं ना कहीं टिप्पणी देती हुई नेहा आती रही है। नेहा ने उत्तर प्रदेश को बताया नरसंहार के रास्ते पर, तो इतने बड़े बड़े बयान नेहा राठौर ने दिया है, तो कोई नया बयान नेहा राठौर ने इस बार नहीं दिया जिसमें वो फंस गई हैं। फरवरी 2025 में नेहा ने सांसदों पर कसा था तंज और नेहा ने संसद की गरिमा पर उस समय उठाए थे सवाल। बात अगर जनवरी 2025 यानी कि इसी साल की जाए तो नेहा ने धीरेन्द्र शास्त्री पर भी निशाना साधा था और कहा था कि उन पर भी एक बड़ा बयान उन्होंने दे डाला था। मोक्ष वाले बयान पर सरकार को नेहा राठौर ने घेरा था। वहीं अगर बात करें अब जुलाई 2024 की, जुलाई 2024 में जाते हैं यानी कि पिछले साल की बात कर लेते हैं, तो नेहा ने क्रिकेट को बताया था ओवररेटेड। उन्होंने कहा था कि क्रिकेट में जो युवा हैं उनको गुमराह होने की बात नेहा राठौर ने कही थी। तो राजनीति से लेकर खेल तक नेहा राठौर कई बार कहें तो क्या पब्लिसिटी के लिए इस तरीके की बयान देती ही रहती हैं और अब तो नेहा राठौर के खिलाफ 11 धाराओं पर FIR दर्ज कर दी जा चुकी है। यह पहलगाम आतंकी हमले के बाद नेहा राठौर ने एक बड़ा ये जो बयान है वो दे दिया है, तो नेहा के इस समय सुर बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और पहलगाम हमले को बताया सरकारी चूक और हमले को लेकर नेहा कहीं ना कहीं उनके सुर जो है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं और इस बदलते सुर का खामियाजा नेहा को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। इस समय हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अश्वनी मिश्र, ग्राउंड जीरो से सीधा अश्वनी का रुख करेंगे। अश्वनी, एक तरफ NIA की जांच आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, भारत सरकार इस समय कड़े एक्शन लेती हुई नजर आ रही है, एक तरफ डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, एक तरफ डिजिटल स्ट्राइक और वहीं जम्मू कश्मीर के विधानसभा का विशेष सत्र की शुरुआत भी हो चुकी है। कैसा माना जाए इस पूरी घटनाक्रम को लेते हुए, किस तरीके से भारत सरकार इस समय कड़ा रुख अपनाते हुए नजर आ रही है?
निश्चित तौर से भावना अगर देखें तो 22 अप्रैल के इस बर्बर अमानवीय हिंसक जघन्य अमानुषिक जिसको कहते हैं इस घटना के बाद पूरा देश खौल रहा है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा आपने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र जम्मू कश्मीर के विधानसभा के अब तक के राजनीतिक इतिहास में अगर देखें तो कभी इस तरीके का विशेष सत्र आतंकवाद पर नहीं बुलाया गया है। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने पूरा का पूरा प्रस्ताव रखा, पूरा का पूरा प्रस्ताव पढ़ा, जिसमें ये कहा गया कि इस जघन्य बर्बर अमानवीय हिंसक कृत्य की हम निंदा करते हैं। देश पूरा का पूरा विधानसभा और यहाँ के राजनीतिक पार्टियाँ इसकी कड़ी भर्त्सना करती हैं और पीड़ितों परिवारों के साथ वो अपनी संवेदना व्यक्त करती हैं। इस तरीके का प्रस्ताव है। दिन भर ये पूरा का पूरा चर्चा चलेगा, अलग अलग राजनीतिक दल इस पर अपना विचार रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक राजनीतिक दल, पहला ऐसा वाकया है जब हर एक राजनीतिक दल एक ही सुर में जघन्यतम इस घटना को निंदा कर रहे हैं, कड़ी भर्त्सना कर रहे हैं जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग लोगों के राय हुआ करते थे राजनीतिक रूप से, लेकिन हर कोई घाटी का एक राजनीतिक दल, हर एक राजनीतिक दल इस पर एक मत है और ये विशेष सत्र इसीलिए बुलाया गया है। एनआईए को काफ़ी अहम सुराग हाथ लगे हैं। एनआईए सभी एग्जिट एंट्री पॉइंट्स को जो है चेक कर रही है, चश्मदीदों के बयान दर्ज कर रही है। साथ ही साथ एक स्थानीय फोटोग्राफर था जो पेड़ पर चढ़कर इस पूरे के पूरे हमले को जिसने शूट भी किया है उससे भी फुटेज दिया गया है। जैसा कि लोग बता रहे हैं, ये अपुष्ट खबरें हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय मीडिया में, यहाँ के अखबारों में इस तरीके की खबरें हैं। उससे भी बातचीत की जा रही है। अहम सुराग के तौर पर उस पूरे के पूरे वीडियो को देखा जा रहा है, अहम सबूत के तौर पर देखा जा रहा है। और जो बहुत सारे ऐसे जो लॉजिस्टिक सप्लाई करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, स्लीपर सेल्स हैं, उनको भी शिनाख्त की जा चुकी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। अश्विनी, तो लगातार भारत सरकार इस समय एक्शन मोड में नजर आ रही है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं अश्विनी कि जिस तरीके से विशेष सत्र का आगाज हो चुका है, देखना होगा कि चर्चा किस राह तक आगे बढ़ती है और उसके बाद किस तरीके कड़े एक्शन और लिए जाते हैं। इस समय तमाम राजनीतिक पार्टियां भी जो है वो एकजुट होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ देश ही नहीं दुनिया से भी भारत को समर्थन मिल रहा है। अश्विनी, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर पर भारत फ्रांस डील से जुड़ी हुई है। जी है, लगातार अपनी क्षमता में इजाफा कर रही भारतीय नौसेना के लिए राफेल फाइटर जेट की खरीद का समय आ चुका है। आज भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच एक अहम सौदा होने वाला है। नौसेना के लिए मरीन एम श्रेणी के राफेल लड़ाकू विमान खरीदे जा रहे हैं। भारतीय नौसेना को कुल 26 राफेल एम विमानों की आपूर्ति की जाएगी। ये एम का मतलब आपको समझा दें, ये राफेल मरीन है। नौसेना को मिलने वाले ये फाइटर जेट भारतीय विमान वाहक पोतों आईएनएस विक्रमादित्य और स्वदेश आईएनएस विक्रांत से संचालित होंगे। भारतीय वायुसेना पहले से ही 2016 में खरीदे गए 36 राफेल विमानों का बेड़ा संचालित कर रही है। अब इस नए सौदे से भारत में राफेल जेट विमानों की कुल संख्या बढ़कर 62 हो जानी है, जिससे देश के 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के बेड़े में ताकत बढ़ेगी। यानी कि 4.5 जेनरेशन की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि इन लड़ाकू विमानों की पहली आपूर्ति 3.5 साल में शुरू हो जाएगी और 6.5 साल में ये पूरी हो जाएगी। तो राफेल डील जो है भारत के लिए एक महत्वपूर्ण डील मानी जा रही है और इससे किस तरीके से भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ने वाली है, साथ ही साथ शोभा बढ़ने वाली है, क्योंकि आज 26 राफेल मरीन जेट्स भारत के बेड़े में हो जाएंगे शामिल, क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच होने वाली है एक महत्वपूर्ण डील। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि किस तरीके से भारत के लिए ये डील विन-विन सिचुएशन की तरह आगे बढ़ सकती है। आपको बता दें कि ये जो डील होने वाली है भारत की, इससे भारत की ताकत जो है वो बढ़ने वाली है। यानी कि भारत की नौसेना ताकत बढ़ने वाली है। 26 राफेल मरीन जेट्स की डील से बढ़ेगी भारत की शक्ति, यानी कि भारत की क्षमता में इजाफा होने वाला है। आईएनएस विक्रांत पर MiG-29K की ये जगह लेने वाले हैं। हालांकि MiG-29K अपने आप में महत्वपूर्ण जेट्स है, लेकिन अब बहुत समय से ये मांग की जा रही थी कि अब MiG-29 की जगह ले राफेल, और राफेल की ये जो ताकत है वो अपने आप में इसलिए बड़ी है क्योंकि ये 4.5 जेनरेशन के राफेल बताए जा रहे हैं। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग होगा और मजबूती इसको मिलने वाली है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 63,000 करोड़ रुपए की डील गहरे रक्षा सहयोग का प्रतीक है। इससे पहले भी 60,000 करोड़ रुपए की डील भारत और फ्रांस के बीच हो चुकी है, जहां राफेल की पहली जो खेप है उसकी डील हुई थी प्रशिक्षण, मेंटेनेंस और स्थानीय विनिर्माण से। मेक इन इंडिया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का
विजन है मेक इन इंडिया उसको बढ़ावा मिलेगा, साथ ही समुद्री सुरक्षा के साथ इंडो पैसिफिक हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख शक्ति के रूप में करेगा ये स्थापित। इस समय हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टर हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, आपसे जानना चाहेंगे कि भारत की शोभा बढ़ाने वाले हैं इस समय राफेल। मिग 29 के पहले से ही भारत के पास है, लेकिन राफेल की मांग लगातार बहुत समय से होती आ रही थी। ऐसे में जब नौसेना में ये मरीन हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो भारत की ताकत में कितना बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा? देखिए भावना, ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि आज इस समझौते को का करार पुख्ता कर दिया जाएगा और हम बताया जा रहा है कि दोपहर तक इस समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएंगे और पहली खेप 2029 तक आने की उम्मीद है और उसके बाद नेवी अपने हिसाब से, इंडियन नेवी अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करेगी और ये भारतीय जल बेड़े में जल्दी शामिल हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं ना सिर्फ ये जो 4.5 जनरेशन का जहाज है जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत $7 बिलियन बताई जा रही है, ना सिर्फ इंडियन ओशन इंडो पैसिफिक एरिया को कवर करेगा बल्कि अरब सागर में हम देख रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतों पे बना हुआ है, तो पाकिस्तान पे भी नजर ये बनाए रखेंगे और हमारे दोनों जो एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य इस पर ये तैनात होंगे। विशाल, बहुत संक्षेप में आपसे पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान की आपने बात करी, हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण जेट साबित होने वाले। चीन की घुसपैठ भी लगातार हिंद प्रशांत क्षेत्र में, ऐसे में क्या चीन को भी एक करारा जवाब होगा क्योंकि पाकिस्तान के पास भी जेट्स है, चीन के पास भी है, ऐसे में इंडिया की ताकत क्या उनसे ज्यादा होगी? देखिए, अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो अब ये कहना पाकिस्तान के मुकाबले ठीक रहेगा, लेकिन चीन का मुकाबला करने के लिए भारत को अपने इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में काफ़ी और ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन करने की ज़रूरत है। पर इतना ज़रूर है कि इंडो पैसिफिक का जो इलाका है उसमें भारत के साथ अन्य देश भी हैं और अभी हमारा जो INS सागर का जो मिशन है उसमें हमने 10 अफ्रीकी देशों को अपने साथ लेकर यहाँ से हम अफ्रीका तक गए, तो उसमें यह बात ज़रूर है कि बाकी देश भी अब भारत के साथ आवाज़ मिला रहे हैं क्योंकि चीन की घुसपैठ लगातार बढ़ती जा रही है और चीन अपना दायरा बढ़ाता चला जा रहा है इंडो पैसिफिक के अंदर। वो हर क्षेत्र में, चाहे वो कोरियन पेनिनसुला हो, चाहे वो फिलीपींस का इलाका हो, वो अपनी दावेदारी जताता जा रहा है। इसलिए भारत तो दुश्मनों पर वार करने के लिए राफेल काफी है। हालांकि राफेल की ये डील बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है भारत के लिए, विन विन सिचुएशन है भारत और फ्रांस के बीच की ये डील। विशाल, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज पंच में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को यूं ही जारी रखेंगे, अंदाज रहेगा न्यूज पंच की तरह, पंच की तरह। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका स्वागत। न्यूज पंच में आगे बढ़ते हुए खबर तमिलनाडु से आ रही है। तमिलनाडु में इस समय सियासी भूचाल आ चुका है। तमिलनाडु में बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी और वन मंत्री के पोनमुडी ने राज्य की DMK सरकार से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है। दोनों नेताओं के इस्तीफे के बाद यहाँ की सियासत इस समय गर्मा चुकी है। विपक्ष DMK हमलावर है। भाजपा और अनाद्रमुख समेत विपक्ष ने सरकार पर जुबानी हमले इस समय तेज कर दिए गए हैं और ये जो 2 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद हुआ है और इस समय स्टालिन की टेंशन लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि कोर्ट जो है इस समय एक्शन मोड में है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें कि किस तरीके से स्टालिन सरकार की मुश्किलें बढ़ रही है क्योंकि 2 मंत्री सेंथिल बालाजी और के पोनमुडी का इस्तीफा इस समय हो चुका है। बालाजी पर आपको बता दें कि कैश फॉर जॉब्स घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था। इसके साथ ही अगर पोनमुडी की बात करें तो ईडी ने किया था गिरफ्तार और सुप्रीम कोर्ट ने दी थी इनको जमानत। ये बालाजी की बात हो रही है और आपको बता दें कि दोनों ही मंत्री पर कहीं ना कहीं कई ऐसे आरोप थे जिसके बाद दोनों मंत्रियों को इस समय इस्तीफा देना पड़ा। बात पोनमुडी की कर लेते हैं। पोनमुडी पर विवादास्पद धार्मिक टिप्पणी का आरोप है और आपको बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट ने इस टिप्पणी के बाद संज्ञान लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने दिया था अल्टीमेटम, जिसके बाद मंत्री पद चुनो या फिर आजादी। और आपको बता दें कि राज्यपाल ने CM की सिफारिश पर इस्तीफे को किया स्वीकार। आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि ये पूरा मामला है क्या।
इस पूरे मामले को जानने की कोशिश करें तो 2011 से लेकर 2015 के बीच वी सेंथिल बालाजी तमिलनाडु के ट्रांसपोर्ट मंत्री थे। इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आइए सीधा उनका रुख करेंगे और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब स्टालिन की मुश्किलें अब लगातार कैसे आगे बढ़ती जा रही हैं। और आपको बता दें कि जो 2 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ है, अब क्या नए मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा और 2 ये जो मंत्री गए हैं इसके बाद नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होने वाला है? रितेश जी देखिए, जो मंत्री जो हटाए जा रहे हैं उनके बदले अब मंत्री और एक और शिवशंकर जो है। चलिए रितेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन आपको आइए ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। पूरा मामला अगर आपको समझाएं तो 29 सितंबर 2024 को मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोहिबिशन के जो हैं और 23 अप्रैल 2025 को कोर्ट ने मंत्रिमंडल में उनकी बहाली पर रोक लगा दी थी। और आपको बता दें कि सेंथिल बालाजी की कुंडली आई, आपको बताते कि विद्युत मद्य निषेध एवं आबकारी मंत्री के रूप में ये कार्यरत थे। और आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई थी, जिसके बाद इन पर दबाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा था। और इस दबाव बढ़ने के बाद स्टालिन ने भी कहीं ना कहीं इन पर प्रेशर किया और उसके बाद बालाजी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। एससी ने सेंथिल को दिया था अल्टीमेटम के बाद ये कहा था कि या तो पद छोड़ो या फिर आजादी, पोस्ट या आजादी का करे चुनाव, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दोनों मंत्रियों पर कहीं ना कहीं ये दबाव जो था वो बढ़ता जा रहा था। बालाजी को जून 2023 में ईडी ने किया था गिरफ्तार और कैश फॉर जॉब्स घोटाले में आपको बता दें कि ये संलिप्त हैं। और अगर बात करें कि पोनमुडी के कुंडली की, तो इनके पास था वन और खादी विभाग और धर्म की अश्लीलता से जोड़ने वाली टिप्पणी से ये विवादों में आए थे और टिप्पणी की व्यापक तौर पर हुई थी आलोचना। इस समय हमारे साथ रितेश एक बार फिर जुड़ गए, रितेश का रुख करेंगे। रितेश, आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो 2 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ है उसके बाद मंत्रिमंडल में किस तरीके से फेरबदल होने के आसार जताए जा रहे हैं? देखिए, सेंथिल बालाजी के पास जो विभाग थे वो एक तो था एक्साइज वाला, जो जिसमें बहुत कमाई वाला विभाग जिसे कहा जाता है राज्य सरकार का, जो शराब की दुकानें होती हैं राज्य भर में सरकार द्वारा चलाई जाती हैं और इससे काफी सारा जो इनकम होता है वो राज्य सरकार को आता है। तो ये एक विभाग सेंथिल बालाजी के पास था, जो अब जो है मुथुस्वामी जी को दे दिया जाएगा जो उनके मंत्री हैं। और एक और विभाग जो सेंथिल बालाजी के पास था जो विद्युत विभाग था, और वो विद्युत विभाग जो है शिवशंकर जी को दिया जा रहा है। और इसमें से जो दूसरे विवादित मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है, के पोनमुडी, उनके पास खादी और वन विभाग था। अब ये इनको जो है हटाया गया है और ये राजन मानिकम जी को दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि दोनों मंत्री जो है विवादित है। जैसा कि आपने पहले ही बताया कि 2011 से 16 जब एआईडीएमके की सरकार थी, जयललिता मुख्यमंत्री थी, तो उस टाइम इनके पास जो ट्रांसपोर्ट विभाग था और ट्रांसपोर्ट विभाग में भर्तियां करने के लिए इन लोगों ने कैश फॉर जॉब का मामला है और इसी की जांच जो है ईडी और बाकी सारी एजेंसियां कर रही है। और इसमें जी रितेश, तो स्टालिन की मुश्किलें इस समय रितेश लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। विपक्ष डीएमके पर लगातार हमलावर है। अब देखना होगा कि स्टालिन के जो 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया उसके बाद स्टालिन किस तरीके से अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं और इसकी भरपाई करते हैं। फिलहाल रितेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। अगली मुलाकात होगी आपसे दोपहर 2 बजे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।